नेक्स्ट यहाँ से हमारा जेई का जो कंसेप्ट होते हैं वो शुरू होते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन ये होते क्या होते हैं। तो यहाँ पर 3 केसेस आते हैं। पहला कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, दूसरा कि एक रियल रूट हो और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाए, और तीसरा कि अगर हमारे पास दो सेम या फिर आइडेंटिकल कह लो, 2 सेम हमारे पास रूट्स हो जाए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट हो, तो फिर ये 3 केसेस होते हैं। यहाँ पर चौथा केस नहीं होता जहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर सकते। सो बारी बारी ये हमारे इनके ग्राफ डिस्कस करते हैं कि तीनों केसेस में क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं। पहला केस क्या है, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, पहली चीज़ बता दो कि क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ या तो इस टाइप का होता है एन शेप का, या फिर इस टाइप का होता है उल्टा एन, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट करते हैं। सो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए, तो उस टाइम ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, तो एक रियल है मतलब एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम कट करेगा, और 2 कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो तो एक्स एक्सिस को उस टाइम कट नहीं करेगा। इस टाइप का क्या कहते हैं ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है कि 2 सेम रियल रूट्स हो जाए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट हो, तो उस केस में ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये जो रूट है, ये तो जो फर्स्ट वाला रूट है ये डिस्टिंक्ट है, ये एक सिंगल रूट है। लेकिन जो दूसरा वाला रूट है, ये एक रूट है तो सही, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ये होता है कि हेडिंग डाल देते हैं मल्टीप्लिसिटी। ये मीनिंग होता है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं ये पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस टू। तो इसके रूट्स मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1,1,2। हम इसके रूट्स यही लिखते हैं। तो ये 1 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम कह देंगे कि जो ये रूट है 1, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग सिंपल यही हुआ कि ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। तो मल्टीप्लिसिटी का मैंने मीनिंग आपको बता दिया कि अगर कोई रूट है वो जितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ कुछ इस टाइप की है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट है अल्फ़ा और इसकी मल्टीप्लिसिटी n है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और जाते जाते एफ को अगर मैं n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दूँ x इज इक्वल टू 0, तो इन सारे पॉलिनॉमियल्स का रूट अल्फ़ा है, मतलब कि अल्फ़ा जो है इन सारे पॉलिनॉमियल्स का रूट है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी मल्टीप्लिसिटी की। इससे हम यहाँ पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 1 का क्या मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो फिर n की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो n-1 क्या है, n-1 मतलब 2-1, 2 - 1 1 आया। तो मतलब कि जो 1 है वो एफ ऑफ एक्स का रूट है और एफ डैश ऑफ एक्स का रूट है। एफ ऑफ एक्स का तो रूट है ही, क्योंकि 1 पुट करेंगे 0 आ रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, वो मेरे पास ये आएगा। ठीक, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास ये आएगा, और अगर इसमें मैं 1 पुट कर दूँ तो ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब 1 जो है एफ ऑफ एक्स का भी रूट है, एफ डैश ऑफ एक्स का भी रूट है। तो ये हमने देख लिया मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि तीसरा वाला केस कि 2 सेम रियल रूट्स हो और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट हो। पहला वाला डिस्टिंक्ट है, लेकिन दूसरा वाला जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब इसे हम 2 टाइम्स काउंट करेंगे। ठीक, तो ये मैंने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। यहाँ पर चौथा केस नहीं होता जहाँ पर 2 रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स रूट हो। क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा केस नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। हम कैसे चेक करेंगे कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। सो
अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करेगा, ठीक। सो अब इसकी कंडीशन निकालने के लिए कि कंडीशन क्या है कि ये क्यूबिक इक्वेशन इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो उसकी कंडीशन हम रोलेस थ्योरम से निकालते हैं। यहाँ पर रोलेस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। सो रोलेस थ्योरम क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स के बीच में, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट लाया करेगा, ये रोलेस थ्योरम कहती है। कहने का क्या मीनिंग है, एफ ऑफ एक्स के अगर कोई से मैं दो रूट्स ले लेता हूँ, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट लाया करना चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को, रोलेस थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो इसके दो रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का एक रूट होगा, इसके दो रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट होगा। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, x1 और x2। तो मैंने दो रूट्स मान लिए कि पहला रूट x1 है, दूसरा रूट x2 है। x1 और x2 एफ डैश ऑफ x के रूट्स है, ठीक। सो हम यहाँ से क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन की बात करूँ, सो मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन ज़ीरो है और एफ ऑफ एक्स टू लेस देन ज़ीरो है, क्योंकि नीचे लाया कर रहे हैं। अगर मुझे दोनों को कॉम्बाइन करना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू जे ऑलवेज लेस देन ज़ीरो होगा अगर उस क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू ऑलवेज लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, रोलेस थ्योरम। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, हम कैसे चेक करेंगे कि उसका एक रियल रूट है, एक डिस्टिंक्ट रियल रूट है और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। अगर यहाँ पर भी सेम हम रोलेस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। अगर मेरे पास ये वाला केस है, तो फिर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। तो फिर मैं रोलेस थ्योरम का एप्लीकेशन करूँगा, तो फिर यहाँ पर जो एफ डैश ऑफ एक्स के रूट्स आएंगे, एक यहाँ पर आएगा x1, दूसरा यहाँ पर आएगा x2। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ x1 ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और एफ ऑफ x2 ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो एफ ऑफ x1 भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, एफ डैश ऑफ x1 भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। दोनों को अगर हम कॉम्बाइन कर दें, सो एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई कि अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो फिर उसकी कंडीशन है कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, जहाँ पर x1 और x2 रूट्स है एफ डैश ऑफ एक्स के, ठीक। लेकिन ये तो मैंने कंडीशन निकाल ली। यहाँ पर हम एक और टूल यूज़ कर सकते हैं, वो है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, हम उसे प्रूव कर दें कि वो या तो पूरी रियल लाइन के ऊपर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, दोनों को कॉम्बाइन कर लो, मतलब कि पूरी रियल लाइन पर मोनोटोनिक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका एक ही रियल रूट लाया करेगा। अगर एक रियल रूट लाया करेगा तो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, एक रियल है दो कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसके एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इसे वापस रिपीट कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, अगर हम प्रूव कर दें कि वो या तो पूरी रियल लाइन पर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसके या क्या उस हम कह सकते हैं कि उसका एक ही रियल रूट होगा, क्योंकि अगर वो पूरी रियल लाइन पर इंक्रीजिंग है तो फिर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा, इसलिए उसका सिर्फ एक रियल रूट है। और अगर एक रियल रूट है तो फिर उसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होने चाहिए, क्योंकि जो इसके टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो 3 होते हैं। अगर एक रियल है तो दो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। सो ये था केस जब एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दो सेम हो, मतलब दो आइडेंटिकल रियल रूट्स है और एक जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट हो, तो उस वाले केस में हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म को भी डिस्कस किया था कि इस रूट की मल्टीप्लिसिटी 2 है। सो अब हम बारी बारी देखते हैं। हमने अब तक क्या देखा कि
फर्स्ट वाले केस में 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, वहाँ पर हमने रोलेस थ्योरम को अप्लाई किया। सेकंड वाले केस में हमने रोलेस थ्योरम के अप्लाई किया। तो लास्ट वाला केस जो थर्ड केस है, इसमें भी हम रोलेस थ्योरम को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो फिर 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स के बीच में एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स का एक रूट लाई करना चाहिए। मान लेते हैं कि x1 है। अब ये जो एक रूट है, इसे ही हमें 2 रूट मानना है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मतलब कि 2 रूट्स के बीच में एक रूट लाई करेगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है यही x2 है। सो फिर मेरे पास क्या आया कि यहाँ से मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि f ऑफ x1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और f ऑफ x2, ये तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो फिर दिस इज इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ x2 लेस देन 0 है। सो अगर मैं दोनों को कॉम्बाइन कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू 0 कहना चाहिए। और ये मेरे पास कंडीशन होगी कि जब दो सेम रियल रूट्स हो गए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई कि ये कंडीशन है कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है कि उसके 2 आइडेंटिकल रूट्स हो और एक डिस्टिंक्ट रूट हो। ठीक, ये मेरे पास कंडीशन थी। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी पे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मल्टीप्लिसिटी क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने बात की नेचर ऑफ रूट्स। हम रोलेस थ्योरम के एप्लीकेशन से कैसे निकाल सकते हैं। अब तक हमने रोलेस थ्योरम के एप्लीकेशन से नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन किया था। अब जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता था डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम देखते थे कि अगर दिस जे ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। डी इक्वल टू 0 है तो फिर 2 आइडेंटिकल रूट्स हो गए, मतलब कि एक रूट हो गया जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। और अगर ये लेस देन 0 आ जाता है 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। ऐसे ही हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सेम डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, तो सेम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम क्यूबिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। सो क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है a⁴ r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r2 माइनस r3 का स्क्वायर, r3 माइनस r1 का स्क्वायर। यहाँ पर r1 r2 r3 ये जो है ये रूट्स है, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक गिवन क्यूबिक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं r1 r2 r3। तो फिर अगर मेरे पास यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट होता है a⁴ r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r2 माइनस r3 का स्क्वायर, r3 माइनस r1 का स्क्वायर। इतने पोर्शन की वैल्यू आप जो वीटास रिलेशन है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। सो ये था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में। क्यूबिक इक्वेशन की यहाँ पर जनरल फॉर्म है a t³ प्लस b t² प्लस c t प्लस d इज इक्वल टू 0। सो यही जो यहाँ पर a डिस्कस किया गया लीडिंग कोफिशिएंट, वो सेम यहाँ पर a है। a यही सेम है लीडिंग कोफिशिएंट। r1 r2 r3 रूट्स है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो इसके एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो इसके 2 सेम मतलब 2 आइडेंटिकल रूट्स हो गए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। सो ये मैंने पूरा आपको बता दिया नेचर ऑफ रूट्स। हम डिस्क्रिमिनेंट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये होता है इतने पोर्शन की वैल्यू जो आप वीटास रिलेशन से निकाल सकते हैं। r1 r2 r3 रूट्स है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के, और ए जो है यही सेम लीडिंग कोफिशिएंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।